हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर से एक वीडियो लेकर आ गए हैं क्लास 11th के बच्चों के लिए, जिसकी जो एनसीईआरटी बेस्ड है और इसका नाम है व्यवसाय अध्ययन या बिजनेस स्टडीज़। ठीक है बच्चा, ये कॉमर्स की बुक है आपकी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिख रही है। हम इसका आपको पहले इंडेक्स दिखा देते हैं, इसके इंडेक्स में क्या क्या है, उसके बाद हम इसके बारे में आपको और जानकारी देंगे। तो बच्चा आप देख सकते हैं आपका इंडेक्स है, इसमें चैप्टर्स सीरीज वाइज दे रखे हैं, इनके पेज नंबर भी हैं इधर, आप देख सकते हो। ठीक है, ये सभी चैप्टर्स हैं आपके, ये सब आपको पढ़ने हैं। ओके, आइए, अभी ये चैप्टर्स पूरे नहीं हैं, अभी और भी हैं, हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, टोटल 30 चैप्टर्स की ये बुक है और पेज की संख्या इसमें कुल 423 है। ओके बच्चा, तो आइए हम इसके फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग करते हैं। और हम 11th क्लास के बच्चों के लिए आज से वीडियोस डालना शुरू कर रहे हैं, और आपके चैप्टर ख़त्म करने के तुरंत बाद हम इनके आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, जिससे आपके चैप्टर्स तैयार होते रहे। और एक आपकी टेस्ट वीडियो भी आया करेगी, जिसे आप ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। बाकी आइए फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा आप देख सकते हो, पहला चैप्टर फर्स्ट स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, व्यवसायिक परिचय, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। ओके, इसमें टोटल 2 खंड दिए गए हैं चैप्टर्स में, जिससे हम समझेंगे कि बिजनेस कहाँ से आया, कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई, ये सभी चीज़ें हमें इस चैप्टर से ही समझाई जाएंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हेडिंग फर्स्ट दे रखी है इसमें, लेखांकन का उद्गम एवं विकास। ठीक है बच्चा, मनुष्य के जन्म लेते ही आवश्यकताओं का क्रम शुरू हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे दुनिया में आते ही हमारी ज़रूरतें, हमारी इच्छाएं शुरू हो जाती हैं। जैसे ही एक आवश्यकता की संतुष्टि हुई कि दूसरी आवश्यकता सामने आ जाती है। एक चीज़ का हमारा पूरा हुआ, खाना खाया हमने, तुरंत उसके बाद हमें प्यास लगती है, सेम वैसे ही। यही नहीं, एक ही समय पर मनुष्य को कई आवश्यकताएं भी अनुभव होती हैं। जैसे कभी कभी होता है हम एक साथ ही बहुत सारी चीज़ों की डिमांड कर देते हैं, नए कपड़े, नए शूज़, नए हेयर बैंड्स वगैरह, ये सभी चीज़ें। ठीक है, जो हमें एक साथ ही चाहिए होती है एक टाइम पे। तो ऐसे बहुत सारी आवश्यकताएं हमारी एक टाइम पे हो सकती हैं, क्योंकि इसके साधन सीमित होते हैं। ठीक है, साधन सीमित है, आपके पास इस टाइम आप जाके ला सकते हो, आपके पास यातायात ट्रांसपोर्ट्स की सुविधाएं हैं, दुकान से आपके आसपास। तो आजकल किसी भी चीज़ का ना मिलना इम्पॉसिबल नहीं होता, मिल जाती है। तो आइए, ठीक है, इसलिए उसे यह सोचना पड़ता है कि वह पहले किस आवश्यकताओं को पूरा करे या किसको बाद में, और किसको छोड़ दे। ठीक है, कभी कभी होता है ना, एक साथ बहुत सारी हमारे मन में ख्वाहिशें जगती हैं, तो ऐसा भी होता है, सारी ख्वाहिशें पूरी हों ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हम कुछ चीज़ों को छोड़ भी सकते हैं जो ज़रूरी नहीं होती। ठीक है, आवश्यकताओं के चक्कर में फंसा मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्रियाएं सुबह से शाम तक करता रहता है। हम अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, जिनको हम इस तरीके से कुछ समझ सकते हैं। इस अध्याय को 2 अनुभागों में विभाजित किया गया है। 2 अनुभाग के बारे में आप देख लेते हैं। देखिए बच्चा, व्यापार और वाणिज्य का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड ऑफ कॉमर्स। ठीक है, सेकंड है व्यवसाय की अवधारणा, प्रकृति एवं उद्देश्य, कॉन्सेप्ट्स, नेचर एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, खंड 1 में हम आपको बताते हैं भारत में व्यापार तथा वाणिज्य का इतिहास। ओके, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। हमारे भारत में जो ये व्यापार है, वाणिज्य है, उसका इतिहास कैसा है, कहाँ से आया था, ये सब चीज़ें हम इसी में पढ़ेंगे। तो आइए, प्राचीन भारत में सैंधव सभ्यता से लेकर भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना तक व्यापार और उद्योग का विकास गौरवशाली रहा था। सैंधव सभ्यता के प्रमाण भारतीय व्यापार की स्वर्णिम गाथा कहते हैं। ठीक है,
जब हम हिस्ट्री की बुक में पढ़ते हैं अपने प्राचीन भारत के बारे में, तो हमें बहुत सारे राजाओं के बारे में जानने को मिलता है, जिसमें कुछ हिंदू और मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते थे। तो आप जानेंगे कि जब हमारे देश में सिंधी सभ्यता या सिंधु सभ्यता थी, उस टाइम पे भी सिंधु सभ्यता के लोगों ने बहुत अच्छे से व्यापार शुरू किया था। मुस्लिम लोगों की ने जो अपना साम्राज्य की स्थापना की, उस तक भी हमारे देश में व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। विश्व का प्रथम बंदरगाह लगभग, बंदरगाह किसे कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं जहाँ पे शिप्स, जो पानी के जहाज होते हैं ना, वो आके रुकते हैं, सामान उतरता है ना, उसे बंदरगाह कहते हैं। ठीक है। बंदरगाह लगभग 2500 ईसा पूर्व में लोथल वर्तमान में मंगलोर बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नामक बंदरगाह से सिंधव काल में मेसोपोटामिया नामक देश से व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त अवशेषों से यह प्रमाण मिलता है कि इस सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार करते थे। संभवतः प्रमाण मिलता है कि इस सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार करते थे। अफगानिस्तान, मध्य एशिया, हड़प्पा निवासी लाजवर्द, फिजोरम और चांदी आदि धातुओं का आयात अफगानिस्तान, मध्य एशिया और उत्तरी ईरान से करते थे। लोथल में मिले गोदीबाड़े से भी इस बात की पुष्टि होती है कि हड़प्पा काल में समुद्र द्वारा विदेशों से व्यापार होता था। ठीक है। मोसापोटामिया एक जगह का नाम है, जो कि प्राचीन काल में हमें हिस्ट्री की बुक में पढ़ने को मिलेगा बेटा। तो इसमें क्या होता था, इस जगह से कुछ ऐसे अवशेष या ऐसी खोजों के दौरान हमें चीज़ें मिली हैं जिनसे पता लगता है कि हमारे देश दूसरे देश से व्यापार करता था, क्योंकि जो चीज़ें हमारी खुदाई के दौरान मिली हैं वो हमारे देश में एग्जैक्ट नहीं करती थी, उस टाइम पे थी ही नहीं। तो यही कहा जा सकता है कि वो ना कहीं से लाया गया। ठीक है। और एक ही चीज़, दो चीज़ का मिलना ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ सेम मिलना तो व्यापार के द्वारा ही आती है। ओके। अब आता है यहाँ, भारत से विदेशों को भेजी जाने वाली वस्तुओं में सूती कपड़े, मसाले, हाथी दांत तथा उनसे बनी हुई चीज़ें, मोती, कीमती पत्थर, दालचीनी, काली मिर्च आदि मुख्य थे। अगर बात करें हमारा भारत किस चीज़ का व्यापार करता है, तो फर्स्ट नंबर पे हमारा भारत मसालों का व्यापार दूसरे देशों के साथ करता था। हमारे देश में पहले से ही मसालों की खेती की जाती थी। ठीक है बच्चा। और सेकंड नंबर पे हमने कपड़ों का व्यापार शुरू किया था, जिससे सूती कपड़ों का व्यापार था। उसके बाद जो भी हमारे भारत में देखने को मिलता है, जैसे कि कीमती पत्थर, चमकीले जो पत्थर होते हैं, और हाथी के जो दांत होते हैं, दालचीनी और काली मिर्च, ये सभी मसालों में ही आते हैं। तो इन सब चीज़ों का हम निर्यात करते थे, मतलब अपने देश से दूसरे देश को बेचना। अब हम आयात क्या करते थे, अपने जो चीज़ें बेची उनके बदले में हम दूसरे देशों से मंगाते क्या थे। तो देखिए, आयात की जाने वाली वस्तुओं में सोना था, चांदी थी, तांबा था, मूंगा, शराब, खजूर, रेशम, अरबी, घोड़े, गुलाम आदि शामिल थे। ठीक है। ये सभी चीज़ें हम दूसरे देशों से आयात करते थे, मतलब खरीदते थे। इसमें सोना, चांदी, तांबा, मूंगा पत्थर का नाम होता है, राशि के नाम से जो पहना जाता है, शराब, खजूर, रेशम, अरबी घोड़े या गुलाम, दूसरे देशों के लोगों को गुलाम बना के हम खरीदते थे और अपने देश में उसमें काम कराते थे। ठीक है। शुरुआत में विदेशी व्यापार थल मार्ग द्वारा होता था, लेकिन 600 ईसा पूर्व के आसपास जलमार्ग का अधिक उपयोग किया जाने लगा। ठीक है। लूटपाट ज़्यादा होती थी, इसलिए हमने ऊपर से, मतलब कि ज़मीन के रास्ते से, जैसे अब हम जाते हैं, सीधे जाना छोड़ दिया और हमने पानी के जहाज़ों का प्रयोग किया व्यापार करने के लिए। जबकि लगभग 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक स्थल मार्ग द्वारा व्यापार होता था। ठीक है। सिंधव निवासी वस्तुओं को तोलने के लिए तराजू व बाटों का उपयोग करते थे। प्राचीन काल से तराजू और बाट का उपयोग हमारे भारत में होता हुआ है। वैदिक काल में प्रारंभ में वस्तु विनिमय प्रथा तत्पश्चात स्वर्ण निर्मित निष्क का प्रयोग मुद्रा से किया जाने लगा। सबसे शुरू में जब हमारा व्यापार शुरू हुआ था, उस टाइम पे हम वस्तु विनिमय करते थे, मतलब वस्तु के बदले वस्तु लेते थे। लेकिन उसके बाद हमने धन के रूप में एक निष्क धातु होती है, जो कि मिली जुली बहुत सारी मतलब धातुओं को मिलाकर एक रूप तैयार किया जाता है, जिसे निष्क के नाम से जाना जाता है, जो कि प्राचीन काल में धन के रूप में उपयोग की जाती थी। उसे देकर हम सामान खरीदा करते थे। ठीक है। अब आता है, मौर्य काल में व्यापार पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था तथा व्यापार उन्नत अवस्था में था। कौटिल्य ने लिखा है कि राजा को व्यापार की उन्नति के लिए जल तथा थल मार्गों पर पुल तथा सड़कें बनानी चाहिए तथा राज्य को व्यापारी
के हितों में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि व्यापारी ही देश को समृद्ध बनाते हैं। गुप्त काल में व्यापार अपने चरमोत्कर्ष पर था। विदेशी व्यापार एवं आंतरिक व्यवहार या व्यापार अत्यधिक विकसित अवस्था में था इस काल में भारत का। तो देखो बेटा, पहले हम इसमें ये जानेंगे मौर्य काल। मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल था उसे मौर्य काल के नाम से जाना जाता है। उस टाइम पे चाणक्य नाम के एक ब्राह्मण होते थे जिन्होंने मौर्य काल को समृद्ध और अच्छा बनाने में पूरी सहायता दी थी चंद्रगुप्त मौर्य की। वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, जिनका असली नाम था कौटिल्य। ठीक है, तो कौटिल्य एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ही महाज्ञानी थे। तो उन्होंने इस चीज़ को बताया अपने द्वारा कि अगर कोई भी राजा अपने जल और थल मार्ग की सुरक्षा रखे तो उसका राज्य बहुत अच्छा उन्नति की ओर जा सकता है, क्योंकि ये दो रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ से हम व्यापार करते हैं। और जब तक जो ज़रूरत की चीज़ें हमारे राज्य में नहीं होंगी और जो हमारे पास एक्स्ट्रा हम दूसरे को से नहीं देंगे, तब तक हमारे देश का व्यापार अच्छे से नहीं चल सकता। इसलिए उन्होंने कहा था कि ज़मीन के रास्ते पे पुल बनाए जाएं, और मतलब कि अगर हमें क्रॉस करना तो उसके लिए पुल की व्यवस्था की जाए, या पानी के जहाज, सभी के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, समुद्र मार्ग के लिए भी। और हमारा जो हम ऊपर से चलते हैं ना, थल मार्ग को सब बोलते हैं। ठीक, अब आता है नेक्स्ट, आइए बता देते हैं, आगे पैरा पे चलते हैं बेटा। तो देखिए, अब आते हैं, देखिए दिख रहा है ना आपको। व्यापार परिचय में मिस्र, ग्रीस में रोम, ईरान, अरब, सीरिया, पूर्व में श्रीलंका, कंबोडिया, शाम, सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप और चीनी से हो रहा था। इस प्रकार इस समय भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र हो गया था। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग और जोरों पर था। लोह उद्योग भी उन्नत था। मेहरौली का लोह स्तंभ इसका सबसे उत्कर्ष उदाहरण है। तो बेटा हम ये जान सकते हैं कि अगर हमें पता करना हो कि उस टाइम पे व्यापार अच्छा था या नहीं, तो वहाँ की जो चीज़ें बनी हुई है उस चीज़ से हम जान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी खोजों के दौरान हमें ऐसी वस्तुएं मिली हैं जो इस बात का खुलासा करते हैं कि वाकई में जो व्यापार था वो बहुत ही अच्छा था और प्योर चीज़ों से उन वहाँ की चीज़ों को बनाया गया था, किसी चीज़ की मिलावट किए बिना। और जब हमारे पास पैसा अधिक होता है हम तभी घर अच्छा बनाते हैं। इस बात का अनुमान आप लगा सकते हो। ठीक है बेटा, तो आते हैं अब आगे हम। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का जबरदस्त व्यापार था, लेकिन 5वीं सदी के अंत तक रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही भारत के समृद्ध विदेशी व्यापार को भी ग्रहण लग गया। इसमें ईरान के सासानी साम्राज्य के पतन ने भी विपरीत भूमिका निभाई थी। ठीक है, ईरान से हमारा बहुत अच्छा व्यापार होता था। ठीक है, रोमन से, सॉरी ईरान बोल दिया मैंने, रोमन साम्राज्य से हम अच्छे से व्यापार करते थे, लेकिन किसी चीज़ के कारण उसका पतन होता चला गया, और जिसके कारण उससे जो वस्तु हमारे देश में आती थी वो आनी बंद हो गई, और हमारे देश का जो व्यापार था वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया, उसमें भी ग्रहण लग गया। इसका मतलब होता है कि उसमें भी कमी आने लग गई। ओके, अब आता है हर्षोत्तर काल में भारत के व्यापार एवं वाणिज्य में अत्यधिक गिरावट आई। छोटे छोटे राज्यों के उदय से केंद्रीय शासन के अभाव में भारत के आंतरिक और विदेशी व्यापारों को भारी क्षति हुई। ठीक है, आप इस चीज़ों से ये जान सकते हैं कि कोई ना कोई ऐसी घटना ज़रूर घटी थी जिसके कारण हमारे व्यापार में क्षति हुई या फिर हानि होना शुरू हो गया, और वह हानि इस तरीके से होती चली गई कि पॉइंट टू पॉइंट हर साम्राज्य का पतन होता चला गया और हमारे भारत में वस्तुएं आना बंद हो गए, जिस कारण हमारे भारत का भी व्यापार खराब हो गया या बिगड़ गया, ये भी आप कह सकते हो। अब आता है प्राचीन भारत में भारत का व्यापार जलमार्ग तथा स्थल मार्ग दोनों के द्वारा ही होता था, जैसा कि हम पीछे पढ़ के आए अभी। मौर्य काल में विशाल मगध साम्राज्य में तो स्थल मार्गों का एक जाल सा बिछा हुआ था। 11वीं सदी के प्रारंभ में अलबरूनी ने इस काल के 15 सड़क मार्गों का वर्णन किया है। ठीक है, अलबरूनी नामक जो साम्राज्य के राजा थे उन्होंने 15 सड़कों के बारे में खुलासा भी किया है। सिंधु सभ्यता से लेकर सल्तनत काल तक भारत में व्यापार के विकास में राजर्षि शासकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। व्यापारिक मार्गों को
बनाना, इन मार्गों पर विश्राम आदि की व्यवस्था करना, सुरक्षा की व्यवस्था करना आदि शासकों के प्रमुख दायित्व थे। ठीक है, रास्ते के साथ साथ उस पर इस चीज़ की भी सिक्योरिटी रखी कि लोग आराम किस तरीके से करेंगे, उनके साथ कोई चोरी चकारी ना हो जाए, उस चीज़ की भी उन्होंने सुविधा उसके साथ की थी। दक्षिण भारत में राज्यों द्वारा व्यवस्थित बंदरगाहों का निर्माण करवाया गया। इन सब कार्यों के बदले व्यापारियों से राजाओं द्वारा कई प्रकार के करों की वसूली की गई। ठीक है, जैसे उन्होंने फैसिलिटी व्यापारियों को देना शुरू किया, वैसे ही उनसे अलग अलग प्रकार के कर भी लिए कि अगर आप यहाँ आराम करेंगे तो उसका भी कोई टैक्स कटेगा। चोरी के लिए अगर उन्होंने कोई सैनिक छोड़ रखा है तो उसकी भी लिए भी आपको कुछ देना होगा। ठीक है, टैक्स को कर बोला जाता है। आइए आगे। व्यापार ने भारतीय संस्कृति के विस्तार में अभूतपूर्व योगदान दिया। इंडोनेशिया, कंबोडिया, सियाम, चीनी आदि देशों में भारतीय संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, वहीं भारतीय वस्तुओं का प्रचलन बढ़ा। चीन, जापान, कोरिया, फिलीपींस आदि देशों में व्यापारिक आदान प्रदान का ही परिणाम था कि वहां पर बौद्ध धर्म तेजी से फैला। ठीक, भारत बेबोलोनिया के बीच व्यापार का इतना प्रभाव पड़ा कि वहाँ के मुद्राओं और भवनों पर भारतीय हाथी एवं बंदरों के चित्र अंकित थे। भारतीय संस्कृति का विदेशी साहित्य इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि आज ही भी इंडोचीन, मलाय और जावा में नाटक, नृत्य, अभिनय तथा कठपुतलियों के खेलों में रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। आप अनेक देशों में जाके देख सकते हैं। हमारे भारत की संस्कृति को अपने नाटक और गेम के खेलों के हिसाब से वो दिखाते हैं। हमारे भारत की संस्कृति के बारे में, हमारे भारत का व्यापार इतना अच्छा था कि लोग भारत की न सिर्फ इज्जत करते थे बल्कि उससे सीखने की कोशिश करते थे और दूसरों तक उस चीज़ का प्रयास भी करते थे कि पहुंच जाए वह प्रचार के माध्यम से। ठीक है, अब आता है स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली। ठीक है बच्चा, अब स्वदेशी बैंकिंग, स्वदेशी से आप समझ सकते हो मतलब कि अपने देश में। ठीक है, बैंकिंग प्रणाली आर्थिक जीवन में प्रगति के साथ मुद्रा के रूप में अन्य वस्तुओं का उपयोग धातुओं ने अपनी विभजकताओं और स्थिरताओं के गुणों के कारण स्थापित किया। ठीक है, स्थापित किया। जैसे अब आप इस लाइन से ये समझ सकते हो कि स्वदेशी जो बैंक हमारी बनाने की हमने शुरुआत की थी वो क्यों की गई, क्योंकि हमारे देश में मुद्रा का भी निर्माण कैसे हुआ, किस चीज़ को मुद्रा माना गया, इस चीज़ की हमें जानकारी हो गई थी और किस किस चीज़ों से हमें कानूनी प्रूफ मिल रहा है कि हमारा पैसा मरेगा नहीं या फिर कोई हमें ठग नहीं सकता। तो इसलिए बैंकिंग प्रणाली का हमने खुद से ही प्रयास किया, जो कि हमारे देश में ही लागू थी, दूसरे देशों में उसका प्रचार तब तक नहीं हुआ था। धातु के सिक्के विनिमय के सामान्य माध्यम बन गए थे। धातु से बने हुए सिक्के को हम मुद्रा के रूप में या व्यापार करने के रूप में यूज करते थे। उधार खरीद एवं बिक्री के प्रमाण के लिए हुंडियाँ एवं चिट्ठियाँ जैसे दस्तावेज का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु किसी व्यापारी से उधार खरीदी जाती है तो उसकी सिफारिश के लिए बदले में हुंडी या फिर कोई चिट्ठी, जैसे कि कोई नामी व्यक्ति है उसके द्वारा सिफारिश दिया होगा गया कोई पत्र, उन चीज़ों से यह पता लगता था कि हाँ ये व्यक्ति वाकई में पैसे वापस कर सकता है। तो इस तरीके से हम उसे उधार माल देते थे। हुंडी बहुत लोकप्रिय हुई। हुंडी एक अनुबंध है जो पैसों के भुगतान की वारंटी देता है। ठीक है, यह शर्त विहीन वादे का संकेत है। हुंडी को आप ऐसे भी समझ सकते हो, हुंडी एक पेपर होता है, जैसे कि पासबुक होती है ना हमारी बैंक की खाते अकाउंट की, जिस पर हमारा अकाउंट नंबर होता है, एंट्री कराते हो आप, जिसमें इतना बड़ा एक पत्र होता है। ठीक है, उसमें 3 से 4 लाइन हमें लिखनी होती हैं, जिसका मकसद सिर्फ ये होता है जिस व्यक्ति पर हमारे पैसे हैं हम उसके लिए उसे आगाह करते हैं कि इतनी तारीख तक वो हमें पैसे दे दे, वरना उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। बस एक चेतावनी पत्र होता है जो कि शर्त रहित होता है, उसको उस व्यक्ति को पूरा ही करना होता है। वह बात हमारी टाल नहीं सकता क्योंकि वो कानूनन ज़रूरी है और कानून उसे मानता है, उसकी मान्यता कानून ने दी है, इसलिए वो बहुत ही ठोस सबूत है हमारे व्यापार का पैसा वापस करने के लिए। ठीक है बच्चा, अब देखो ये हुंडियों के कुछ नाम दे रखे हैं, क्लासिफिकेशन कर रखा है इन्होंने हुंडियों का, जिसका हम क्वेश्चन एक शॉर्ट वीडियो में आपको आंसर में देंगे। इसे मैं पूरा नहीं कराऊंगी क्योंकि अगर मैं इसे पूरा कराती हूँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो हमारी बड़ी हो जाएगी और हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करना चाहते। ठीक है बच्चा, मैं हर बार सोचती हूँ कि वीडियो कम बड़ी हो, मतलब ज़्यादा
बड़ी ना हो, छोटी हो, लेकिन ज़्यादा हो जाती है। आपके चैप्टर्स ही बहुत बड़े हैं, मैं क्या ही करूँ। देखो पॉइंट नंबर 4 देख लो आप। स्वदेशी बैंकिंग प्रणालियों का विकास कैसे हुआ था? इसने विशिष्ट भूमिका निभाई जो इस प्रकार है। हमारी विशिष्ट भूमिका इसने कैसे निभाई? स्वदेशी बैंक से हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ वे हम जान सकते हैं, और हमारे देश में इस चीज़ से विकास कैसे हुआ था। उधार देने वाली संस्थाओं जैसे बैंकरों, सेठ आदि के पास लोग अपनी कीमती धातु जमा करने लगे। मतलब कि सपोर्ट के रूप में अगर किसी के पास कोई व्यक्ति नहीं है तो अपनी जो भी उनके पास धन के रूप में वस्तु होती थी, सोना या चांदी या फिर किसी भी अदर धातु से बनी हुई, तो उसे गिरवी रख के सामान लेना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, उधार लेकर जाने तो कोई चीज़ रख दी कि जब हम पैसे देंगे तो उसके बाद हम इसे ले जाएंगे। उसके बाद ये बैंकर तथा सेठ अधिक वस्तुओं के लिए अपनी वित्त आपूर्ति के माध्यम बन गए। जैसे कि अगर किसी को पैसों की ज़रूरत है तो भी वो गिरवी रख रहा है अपनी वस्तु और बदले में पैसे ले रहा है अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए। कृषि एवं पशुपालन प्राचीन लोगों के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण घटक थे। जैसे कि कृषि एवं पशुपालन, कृषि मतलब कि खेती जो किसान करते हैं, और पशुपालन आप जानते हो जिसमें हम जानवरों को पालने का काम करते हैं। अनुकूल जलवायु परिस्थिति के कारण भारत के लोग एक ही साल में 2 या 3 फसल उगा लेते थे, क्योंकि हमारे उस टाइम पे हमारे देश की जलवायु काफ़ी अच्छी देखने को मिलती थी। बिना किसी केमिकल के, बिना किसी खाद के भी हमारी फसलें बहुत अच्छी होती थी, और एक ही साल में 3-4 फसल हम उगा लिया करते थे। इतना ही अच्छा एटमॉस्फेयर था उस टाइम पे। इसके अतिरिक्त सूती वस्त्रों की बुनाई, कपड़ों की रंगाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, मूर्तिकला, कुटीर उद्योग, चिनाई निर्माण, परिवहन, ठेला गाड़ी, नाव इत्यादि कार्यों द्वारा ये वे लोग निवेश के लिए बचत निर्माण में सक्षम थे। ठीक है, कहने का मतलब ये है इन कामों को करने के लिए उनके पास इतना धन होता था कि वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब आता है पॉइंट नंबर 6, कारखाना अथवा कार्यशालाओं का विकास। यहाँ पर कुशल कारीगर काम करते थे तथा कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करते थे। परिवार आधारित प्रशिक्षुता प्रणाली प्रचलित थी। इस प्रकार उनके कला एवं कौशल को अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करते जाते थे। ठीक है, हस्तांतरित तो ऐसा होता था कि अगर कोई भी 2 व्यक्ति किसी मतलब हस्बैंड वाइफ किसी काम को शुरू करें, जैसे उन्होंने सपोज दैट कि बुनाई का काम शुरू किया, तो वो है काम उसी खानदान को सौंप दिया जाता था। उनके द्वारा जो बच्चे होंगे वो भी इस काम को बचपन से सीखते हैं, तो उन्हें इतने वो बड़े होते थे उस चीज़ की जानकारी हो जाती थी और फिर वो उस काम को करना शुरू कर देते थे। फिर धीरे धीरे वही खानदानी काम हो जाता था, जिससे हम कार्यशाला का विकास भी कह सकते हैं, जिसमें कुशलता ही कुशलता थी, क्योंकि जो चीज़ हम बचपन से करते आते हैं उसमें हम खुद ही एक्सपर्ट हो जाते हैं। ओके, मध्यस्थों का उदय। ठीक है, प्राचीन काल में व्यापार के विकास में मध्यस्थों की मुख्य भूमिका रही थी। इस मध्यस्थों में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। तो मध्यस्थ कहते किसे, अब हम आपको ये समझा देते हैं। मध्यस्थ तो देखिए, सबसे पहला था थोक एवं खुदरा व्यापार के लिए कमीशन एजेंट, दलाल तथा वितरक व्यापार के विचार तथा भारी मात्रा में चांदी बुलियन एशिया में लाने में सहायक थे। इसमें भारत का बड़ा हिस्सा था। तो मध्यस्थ कैसे किसने, जैसे कि दो देश हैं, एक आपका एक साइड हो गया, एक दूसरी साइड हो गया, बीच में जो पॉइंट होता है उसे मध्यस्थ कहते हैं। व्यक्ति या फिर शहर का नाम। कभी कभी ऐसा होता है अगर एक देश से दूसरी देश की नहीं बन रही, तो जो बीच वाला देश होता है तो हम उससे अगर बना कर रखते हो तो वो जो आपसे दूसरा देश है उससे हमारी बात रख के और वहाँ से माल अपने द्वारा खरीद के हमें सेल कर सकता है, और बदले में उसे हम कुछ प्रॉफिट दे सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब बीच में एजेंट या फिर दलालों को रखा जाता था जो दूसरे देश से सामान ला के हमें दे सके। इस तरीके से उन्हें कुछ प्रॉफिट मिल जाता था और हमारा भी काम हो जाता था उस टाइम पे। अब आता है पॉइंट नंबर 2। मुगल तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान जगत सेठों की संस्थाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैंकरों ने निष्पादकों तथा ट्रस्टी के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने विदेशी व्यापार पर ऊंची दर से ब्याज लगाई। ठीक है, ऐसा हुआ हमारे बैंकरों ने भी अपना काम और अच्छा कर लिया, और जो भी अगर कोई उनसे ब्याज लेता था विदेश से व्यक्ति आकर मतलब लोन लेता था अपने व्यापार के लिए, तो वो कुछ
अधिक टैक्स लगाकर उससे ब्याज लिया करते थे, जिससे हमारे देश को प्रॉफिट होने लगा और सामने वाले की भी मदद कर सके। और पॉइंट नंबर 3 में आप देख सकते हैं उधार लेन देन, थोड़ा जूम करते हैं हम इसे, ठीक है। उधार लेन देन तथा ऋण की उपलब्धता ने वाणिज्यिक क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया। उधार लेन देन से, जैसे कि अभी मैंने आपको क्लियर किया था कि लोग अपनी वस्तुएं गिरवी रख रहे हैं या उधारी अगर नहीं चुका पाई तो अपनी कोई भी घर की चीज़ दे देते थे बदले में। तो इससे उधारी लेन देन से हमारे व्यापारियों को बहुत लाभ हुआ। उन्हें बदले में कभी कभी इतनी अमूल्य चीज़ मिल जाती थी जिसकी करोड़ों में भी कीमत हो सकती थी और उसके बारे में आम व्यक्ति नहीं जानते थे। पॉइंट नंबर 4, स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली ने निर्माताओं, व्यापारियों तथा सौदागरों को विस्तार और वृद्धि के लिए अतिरिक्त पूंजी कोषों से लाभ पहुंचाया। देखो अब आप ये सोच रहे होंगे बच्चा कि जितने भी अभी हमने पॉइंट पढ़े हैं कि तो व्यापारियों ने लोगों के साथ गलत किया, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि कोई भी अगर ऐसा टाइम आ गया, प्राचीन भारत में आप देखेंगे कि आक्रमण भी बहुत होते थे, तो व्यापारी द्वारा जो पैसा आम जनता से लिया जाता था वही पैसा बाद में उस आम जनता के ही काम आता था। अगर कोई भी हमारे देश में आक्रमण होता था भुखमरी के कारण आने से पहले ही वह लोग मदद करने के लिए तैयार हो जाते थे और उन लोगों को जो खाना है, ज़रूरत का सामान दिया जाता था उन व्यापारियों के पैसों द्वारा ही दिया जाता था। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। बाद में वाणिज्यिक एवं औद्योगिक ने भी दोनों अल्पावधि तथा लंबे अवधि के लिए व्यापारियों को ऋण प्रदान किया, ठीक है। वाणिज्यिक और औद्योगिक ने भी दोनों अल्पावधि तथा, ठीक है, दोनों के लिए उन्होंने लंबे समय के लिए भी और कम टाइम के लिए भी ऋण देना शुरू कर दिया और पैसा नहीं चुका पाए तो बदले में मैं आपको बता ही चुकी कि लोग क्या करते थे। पॉइंट नंबर 6 है और ये इसका लास्ट पॉइंट है। भारतीय उपमहाद्वीपों ने अनुकूल व्यापार संतुलन के फल का लाभ लिया। उसने निर्यात बड़े अंतर से आयात से अधिक होते थे, ठीक है। निर्यात बड़े अंतर से आयात से अधिक होते थे। हमारे देश से चीज़ें ज़्यादा बिकती थी दूसरे देशों से लाने के मुकाबले, क्योंकि हमारे देश में लगभग सभी चीज़ों की व्यवस्था हो गई थी, जिस कारण हमारा देश एक समृद्ध देश बन गया और जिसे हम सोने की चिड़िया के नाम से भी उस टाइम पे जानते थे। तो यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब हम परिवहन पढ़ाएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। यहाँ तक आप क्लियर कीजिए और एक बार समझना है तो 2 से 3 बार आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। मुझे पक्का यकीन है कि समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उस डाउट को क्लियर ज़रूर करूँगी, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू।